औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दवान। ENG 524 लेक्चर 5 पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम फेयर क्लास के मॉडल को ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक 21 डिस्कोर्स एंड सोशो कल्चरल चेंज। फेयर क्लास का ये मानना था ना कि जो सोसाइटी में डिफरेंट चेंजेस होती हैं, सोशो कल्चरल चेंज, उसमें डिस्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोसाइटी में लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है, तो उस यूजेज को डिवाइड किया है इन्होंने 2 डोमेन्स में। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ डोमेन या कौन कौन सी डोमेन्स की नाम भी इनके आ सकते हैं एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो सबसे पहले मैक्रो डोमेन एंड द सेकंड वन इज माइक्रो डोमेन। मैक्रो जिस तरह नाम से जाहिर है, लार्ज स्केल जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे पॉलिटिकल टॉक या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह की एग्जांपल आप ले सकते हैं। और माइक्रो डोमेन यानी स्मॉल स्केल, एवरीडे की सेटिंग, जैसे वर्क प्लेस पे जो डिस्कोर्स यूज़ होता है या क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा फेयर क्लास ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया, टेक्नोलॉजाइजेशन। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट था? इसका मतलब ये है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन, तो वो कोशिश करते हैं कि जो स्मॉल स्केल है ना, जैसे मतलब स्कूल हो गए, ऑफिसेज हो गए, तो वहाँ पे जो डिस्कोर्स यूज़ होते हैं ना, उसको वो शेप कर सकें और उसको कंट्रोल कर सकें, ये वो ट्राई करते हैं। ठीक है, higher authorities like government or institution try to control and shape how people talk and communicate at lower levels such as offices, school और companies। तो ये इसकी in short definition है। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजाइजेशन। अब यहाँ पे उनका ये मानना था कि हमें जो सोसाइटी में डिफरेंट चेंजेस होती है ना, उनको समझने के लिए मैक्रो और माइक्रो दोनों एनालिसिस को, दोनों तरह की जो डोमेन्स है ना, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको एनालाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम कभी भी जो है ना वो डिस्कोर्स को नहीं समझ सकते जब तक हम कॉन्टेक्स्ट को ना देख लें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर हम कभी भी डिस्कोर्स को नहीं समझ सकते, और कभी भी हम लार्ज चेंजेस को एनालाइज नहीं कर सकते जब तक हम ये जो लोअर लेवल पे चेंजेस होती हैं ना, यानी टेक्नोलॉजाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, इसको समझे बगैर हम जो और रियल लाइफ कम्युनिकेशन में ये किस तरह से असरअंदाज होती हैं, जो लार्ज स्केल चेंजेस होती हैं सोसाइटी में, उसको नहीं समझ सकते। अब फेयर क्लास ने कुछ एग्जांपल भी दी हैं, जैसे जॉब एडवर्टाइजमेंट और कॉन्फ्रेंस मटेरियल, यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस, सीवीज वगैरह। ठीक है, अब वो ये भी नोटिस करते हैं कि जो पॉलिटिक्स में ना, पॉलिटिकल जो टॉक होती हैं उसमें जो ह्यूमर यूज़ होता है वो किसी सीरियस प्रॉब्लम को ना थोड़ा सॉफ्टली यानी एक्सेप्टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल टॉक में ह्यूमर यूज़ करने का ये पर्पस होता है। तो फेयर क्लास इंकरेजेस करते हैं रिसर्चर को कि वो एक्सप्लोर करें कि डिस्कोर्स किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, शेप करते हैं और चेंज करता है सोशल वैल्यूज़ को, बिहेवियर्स को, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह की सेटिंग्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक 22 टेक्सचुअल एनालिसिस इन सोशल रिसर्च। फेयर क्लास का ये मानना था कि जो टेक्सचुअल एनालिसिस है ना, CDA में इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस। लिंग्विस्टिक एनालिसिस जिस तरह नाम से जाहिर है, इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। फोनोलॉजी हो गई जिसमें हम साउंड्स को स्टडी करते हैं, ग्रामर जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा जाता है, वोकेबलरी एंड सिमेंटिक मतलब वर्ड्स मीनिंग को जिसमें हम देखते हैं, और टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो ये सब हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो है ना, अच्छा, ये वाली जो टाइप है ना एनालिसिस की, यानी लिंग्विस्टिक एनालिसिस, ये हमें ये समझने में हेल्प करती है कि जो लैंग्वेज है ना वो किस तरह से वर्क करती है, सेंटेंस लेवल पे भी और टेक्स्ट लेवल पे भी। अब फेयर क्लास का ये कहना था कि ये वाला जो मेथड है ना लिंग्विस्टिक एनालिसिस, ये बहुत यूज़फुल है सोशल रिसर्च में, क्योंकि ये शो करता है कि लैंग्वेज जो है ना वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है रियल सोशल चेंजेस को, इवन दे आर मैसी और इनकम्प्लीट। यानी सोसाइटी में जो चेंजेस होती हैं, हालांकि वो इनकम्प्लीट और मैसी भी हों, फिर भी लैंग्वेज उनको किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है। और CDA जो है वो सिर्फ CDA is not just another from the academic analysis, but it also helps to create critical awareness of language for those ordinary people who are not familiar with linguistic discursive form of domination and exploitation।
CDA यानी कि सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं यूज़ होता है, ये आम जो लोग हैं ना, ऑर्डिनरी पीपल, उनको भी अवेयर करता है कि लैंग्वेज किस तरह से यूज़ होती है कंट्रोल करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए सोसाइटी के अंदर। सेकंड जो हमारे पास है वो है इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस। Intertextual analysis is text is dependent on society and history in the form of resource made available within the order of discourse, genres, discourse, etc. Genre, according to Bakhtin, are the drive belts from the history of society to the history of language. ये आप हाईलाइट कर लीजिए, MCQs में पूछी जा सकती है कि ये किसका कॉन्सेप्ट था। अब बख्तिन का ये कहना है कि और क्रैस और थ्रेड गोल्ड जो था उनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि ये जो इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस है ये फोकस करता है कि जो टेक्स्ट होता है ना वो दूसरे टेक्स्ट से किस तरह कनेक्टेड है और वो टेक्स्ट हिस्ट्री से और कॉन्टेक्स्ट से किस तरह से कनेक्टेड है, यानी उनकी कनेक्टेडनेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जिस तरह हम यानी कि जो एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जो डॉक्टर लैंग्वेज यूज़ करते हैं और जो इंजीनियर यूज़ करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर यूज़ करते हैं, क्लासरूम में यूज़ होती है, तो उन सब के कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ उनमें इंटरकनेक्टेडनेस होती है। इसके अलावा जो इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस है वो ये शो करता है कि जो टेक्स्ट है ना वो शेप्ड होता है पास्ट कम्युनिकेशन से, और जो लैंग्वेज होती है वो एक स्पेसिफिक जॉनरा से बिलोंग करती है। इसके अलावा जो हिस्ट्री होती है उसका भी लैंग्वेज पे असर होता है, यानी वक्त के साथ साथ, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसी यानी सेंटेंसेस होते हैं वो पहले किसी और सिचुएशन में यूज़ होते थे और वक्त के साथ साथ उस सिचुएशन के लिए कोई और वर्ड्स आ गए, कुछ और तरह से वो मैसेज कन्वे होने लगा, या जो वो पहले मैसेज कन्वे होता था वो किसी और सिचुएशन के लिए यूज़ होना स्टार्ट हो गया। अब जो फेयरक्राफ्ट का 3D मॉडल है ना उसमें भी 3 चीज़ों की रोशनी है। ये वाले 3 तो आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। जो फेयरक्राफ्ट का मॉडल है वो 3 डायमेंशनल है, और 3 डायमेंशन कौन कौन से? टेक्स्ट, यानी कि जो हमारे पास कंटेंट है, चाहे वो स्पोकन लैंग्वेज है चाहे वो रिटन है। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस में ये आ जाता है कि वो प्रोड्यूस किस तरह से हुआ है और फिर वो रिसीव किस तरह से हुआ है, और सोशल प्रैक्टिस में ये आ जाता है कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है और वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। अब जो इंटरटेक्सचुअल एनालिसिस है ना वो हेल्प करता है लैंग्वेज और सोसाइटी में जो ताल्लुक है ना उसको समझने में, और गैप फिल करता है कि मतलब एक ब्रिज कायम करता है कि क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, और ये सीडीए को ना एक पावरफुल टूल बनाता है ये समझने के लिए कि लैंग्वेज जो है वो किस तरह से सोशल चेंजेस का बायस बनती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।